क्लाइंट मशीन पर बैठा हुआ ये यूजर, ये जेरी, ये टॉम, ये टाइगर एक आम यूजर हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये लैब में बैठते हैं, लैब का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ये सर्वर मशीन इस्तेमाल नहीं करते। बट मैं ये चाहता हूँ लैब में बैठे हुए, लैब का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए ये कुछ सर्वर के काम कर सकें। यहाँ पर हमने एक स्टूडेंट्स के नाम से ओजू बनाया था, अभी हम बनाते हैं फैकल्टी के नाम से। और इस दफ़ा मैं ये वाला ऑप्शन है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ। बेसिकली मैं इसका फ़र्क बताने लगा हूँ। अब देखें स्टूडेंट्स का ओजू भी बन गया और फैकल्टी का भी बन गया। अब स्टूडेंट्स वाले ओजू पे जो एक्सीडेंटल डिलीशन है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया गया, उसके ऊपर मैंने डिलीट फ्रॉम एक्सीडेंटल उसको चेक रखा था। अब अगर मैं इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ और इसको मैं डिलीट करता हूँ, लेट्स सपोज स्टूडेंट्स वाले ओजू को, ये देखें वो कह रहा है कि यू डू नॉट हैव सफिशिएंट प्रिविलेजेस टू डिलीट स्टूडेंट्स। ये एरर उसने इस वजह से दिया है बिकॉज मैंने उस ऑप्शन पे चेक किया था कि इसको एक्सीडेंटल डिलीशन से बचाना है। ये इसलिए ऑप्शन रखा गया है कि फॉर एग्जांपल अब देखें स्टूडेंट्स के ओजू में आपकी यूनिवर्सिटी के 10,000 के करीब स्टूडेंट्स हैं। तो अगर लेट्स सपोज गलती से भी इस कंटेनर के ऊपर राइट क्लिक हो जाता है और डिलीट हो जाता है यहाँ पे, तो इमेजिन करें कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10,000 स्टूडेंट्स का डेटा ख़त्म हो जाएगा। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए इसके अंदर ये एक ऑप्शन रखा गया है। अब ये जो फैकल्टी वाला ओजू है इसको मैंने क्या किया था, इसका जो एक्सीडेंटल डिलीशन है वो मैंने अनचेक कर दिया था। इसको अगर मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट, तो ये देखें ये डिलीट हो गया। ठीक है। अब लेट्स सपोज कोई ऐसी ज़रूरत पेश आती है कि आपने ये ओजू बनाया था और इसको आपने एक्सीडेंटल डिलीशन से प्रोटेक्शन पे चेक कर दिया था, बट स्टिल यू वांट टू डिलीट। तो अब अगर मैं अब डिलीट करूं तो ये डिलीट नहीं हो रहा बिकॉज मैंने इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। बट आप कहते हैं गलती से क्रिएट हो गया, आप क्या करूं? तो क्या करेंगे, व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, एडवांस फीचर्स के ऊपर चेक कर देंगे। देखें कंटेनर ज़्यादा हो गए, लेकिन अब अगर हम जाते हैं अपने उस ओजू पे, स्टूडेंट्स वाले पे, अब अगर मैं डिलीट करता हूं तो स्टिल मैं डिलीट नहीं कर सकता, मैंने एडवांस फीचर्स ऑन किए हैं। बट जब तक मैं उस ऑप्शन को अनचेक नहीं करूंगा मैं इसको डिलीट नहीं कर पाऊंगा। एडवांस फीचर को ऑफ करते हैं, स्टूडेंट पे राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। देखें आपके सिर्फ ये 3 टैब नजर आ रहे हैं, जनरल, मैनेज्ड बाय और ये कॉम प्लस। इसका मतलब है यहाँ पर आपको कहीं भी वो ऑप्शन नजर नहीं आ रहा जहाँ आपने इसको एक्सीडेंटल डिलीशन पे चेक लगाया हुआ था। इसके लिए मैंने क्या किया, एडवांस फीचर्स को ऑन किया। अब की दफ़ा अगर मैं प्रॉपर्टीज पे जाऊं, ये देखें टैब ज़्यादा हो गई हैं, मैनेज्ड बाय, ऑब्जेक्ट भी हो गया, सिक्योरिटी, कॉम प्लस, एट्रीब्यूट एडिटर। अब की दफ़ा अगर मैं ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं, ये देखें यहाँ पे ये मुझे ऑप्शन मिल रहा है, प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। ये चेकड है यानी कि ये प्रोटेक्टेड है। इसको मैं करता हूँ अनचेक और कर देता हूँ अप्लाई, ओके। अब जो है इसके ऊपर प्रोटेक्शन जो है वो ख़त्म हो गई है। अब सिंपल डिलीट करूँगा तो ये डिलीट हो गया, ठीक हो गया। ये तो बेसिक फंक्शन था कि ओजू कैसे बनाना है। तो अब हम एक ओजू बनाते हैं, स्टूडेंट्स के नाम से एक ओजू बना दिया, और ये जो यूज़र मैंने बनाए थे मैं इन सब को ओजू में मूव कर देता हूँ। सिंपल जो यूज़र आप क्रिएट करते हैं वो इस कंटेनर में ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ रखने का नुकसान क्या है, इसके ऊपर मैं राइट्स डेलीगेट नहीं करवा सकता, इसके ऊपर मैं ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। तो मुझे तो इस यूज़र का क्या फ़ायदा हुआ बनाने का।
तो इस काम के लिए यानी कि आप अच्छे तरीके से यूज़र्स को या अपने एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने के लिए पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की डिपार्टमेंटल बेस पे डिवीज़न बनाते हैं। आइदर एक यूज़र जो है मैंने वो एडमिन का बंदा है, अकाउंट्स का है, सेल्स का है, मार्केटिंग का है, या स्टूडेंट है वो, या फैकल्टी का है, या एडमिन का है। तो ये सारी चीज़ें आपको आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसको पहले से डिफाइन करना है। उसके अकॉर्डिंगली आप ओयू बना लेते हैं। अब मैंने फिल वक्त स्टूडेंट्स का ओयू बना लिया है, तो अब जो भी मैं यूज़र ऐड करूँगा, क्रिएट करूँगा, वो स्टूडेंट के ओयू में जाके इस कंटेनर पे यहाँ पे क्रिएट करूँगा। यानी कि मैं यहाँ राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा, यूज़र क्रिएट कर लूँगा, या सिंपल ये जो टॉप पे ह्यूमन वाला आइकन बना है इस पर क्लिक करूँगा तो यूज़र क्रिएट हो जाएगा। बजाय इसके कि मैं अब यहाँ पे नए यूज़र क्रिएट करूँ, सेम वही मेथड है। मैं ये चाहता हूँ कि जो पहले यूज़र बनाए हुए हैं मैं उन्हीं को मूव करवा दूँ, तो मैं मूव भी कर सकता हूँ। कैसे? ये मेरे पास टाइगर का ओयू है, इसके ऊपर राइट क्लिक किया और ऑप्शन आ रहा है मूव। कहाँ मूव करना चाहता हूँ? स्टूडेंट्स में। ओके जी, टाइगर वाला जो बंदा था वो यहाँ से एग्जिट हो गया और स्टूडेंट्स में चला गया। तो हमको क्या करते हैं? मूव कर देते हैं जी स्टूडेंट्स। ओके, एक आईटी का ग्रुप बनाया था, इसको भी हम मूव कर देते हैं स्टूडेंट्स में। जेरी को भी मूव कर देते हैं। ये देखें, ये सारे लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब हम आसानी के साथ मैनेज कर लेंगे, पॉलिसी लगा लेंगे, राइट्स डेलीगेट कर लेंगे। ये फ़ायदा होता है ओजू बनाने का। अच्छा जी, हमने अब जो यूज़र बनाए हुए थे टॉम का, टाइगर और जेरी, इसमें से हमने टॉम एंड जेरी को एक ग्रुप के अंदर भी रखा था जो कि आईटी का ग्रुप था, कि राइट्स कैसे डेलीगेट हों। मीन्स के इन तीनों यूज़र में से एक बंदे को मैं कोई राइट्स देना चाहता हूँ, वो कैसे देंगे, और वो बंदा उन राइट्स का इस्तेमाल कैसे करेगा। क्या उसको सर्वर मशीन पे बैठना पड़ेगा? अगर तो वो सर्वर मशीन पे बैठ जाता है फिर तो उसके पास सारे राइट्स होंगे। तो क्लाइंट मशीन पर बैठा हुआ ये यूज़र, ये जेरी, ये टॉम, ये टाइगर एक आम यूज़र हैं, स्टूडेंट्स हैं। ये लैब में बैठते हैं, लैब का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, ये सर्वर मशीन इस्तेमाल नहीं करते। बट मैं ये चाहता हूँ लैब में बैठे हुए, लैब का कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए ये कुछ सर्वर के काम कर सकें। मकसद तो मेरा यही था ना। डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इसलिए पढ़ी है कि मैं अपने कुछ राइट्स, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन टास्क अपने किसी यूज़र को दे दूं, किसी कुलीग को दे दूं, ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। अब लेट्स सपोज मैं, ये जो टाइगर है, टाइगर बादशाह होता है, तो इसको अगर मैं कुछ राइट दे देता हूँ, ये मेरी कैसे हेल्प करेगा? ये जी कोई नया यूज़र बना सकेगा, कोई ग्रुप क्रिएट कर सकेगा। जेरी का पासवर्ड अगर भूल जाता है जेरी, तो जेरी का पासवर्ड सेट कर देगा। टॉम का पासवर्ड सेट कर देगा। टॉम की प्रोफाइल में कुछ मॉडिफिकेशन करनी होगी तो वो ये कर लेगा। टॉम को किसी ग्रुप का मेंबर बनाना होगा तो वो ये कर लेगा। ये छोटे छोटे काम है, मैं अगर टाइगर को ये काम असाइन कर दूंगा तो वो ये कर लेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ डेलीगेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब वो कैसे करते हैं? उसके लिए अब सबसे पहले तो मुझे क्लाइंट मशीन चाहिए, यानी कि ये तो मेरी सर्वर मशीन है। तो बहुत आसान, मैं क्या करूंगा, जिस तरह आपने एक विंडोज सर्वर 2016 की मशीन बनाई है, एक वर्चुअल मशीन बनाई है, इसी तरह अब आप एक और क्लाइंट मशीन बनाएंगे। मेरे केस में देखें, मैंने विंडोज 7 की मशीन भी बनाई हुई है, विंडोज 8 की भी बनाई हुई है, विंडोज 10 की भी बनाई हुई है। विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, विस्टा, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है।
जो आपके लैब के कंप्यूटर के ऊपर विंडो हुई है, दीज आर कॉल्ड क्लाइंट्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जबकि विंडोज सर्वर 2012, विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2016 ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। हार्डवेयर का फर्क नहीं होता मेरे बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्क होता है। देखें यही मेरी मशीन है, इसी मशीन के ऊपर मैंने डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज करते हुए वर्चुअल मशीन्स बनाई हैं। तो मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, मैं इस मशीन को एज ए इन्हीं हार्डवेयर्स को यूज़ करते हुए, यही कीबोर्ड है, यही माउस है, यही मॉनिटर है, यही रैम है, यही प्रोसेसर है, यही हार्ड डिस्क है, तमाम हार्डवेयर यही है, बट दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। आपने मेरे बच्चों क्या करना है, जिस तरह से आपने एक विंडोज सर्वर 2016 की वीएम बनाई थी, एक और वर्चुअल मशीन बनानी है, बट उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल करना है वो विंडोज 10 का करना है। विंडोज 10 की वर्चुअल मशीन बना लें, विंडोज 7 की अगर आपके पास आईएसओ फाइल है, विंडोज 7 मशीन बना लें। अगर आपके पास विंडोज 8 की आईएसओ फाइल है तो आप विंडोज 8 की बना लें। मीन्स कि आपको आईएसओ फाइल तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज आईएसओ फाइल नहीं होगी तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे इंस्टॉल होगा। सिंपल वही तरीका था, न्यू में जाते थे, न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करते थे। ये मेरी पहले वाली वीडियोस के अंदर ये सारे स्टेप्स जो हैं ये पहले से बताए हुए हैं। चेंज कहाँ पे करना है आपने, लोकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपने पहले से पहली वाली वीडियो में देख लेनी है। जनरेशन का क्या फ़र्क है, मेमोरी कैसे एलोकेट करनी है, यहाँ से कनेक्शन आपने इसको डिफ़ॉल्ट देना है, ये सारी चीज़ें आपने पिछली वीडियो देख लेनी है। फ़र्क कहाँ पे पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा इंस्टॉलेशन ऑप्शंस में। यहाँ आपने जब उसको कहना है कि इंस्टॉल एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम ए बूटेबल CD DVD रोम, यहाँ आप इमेज फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप, क्योंकि लास्ट टाइम आपने जब ये सर्वर की वीएम बनाई होगी तो विंडोज सर्वर 2016 का पाथ दिया होगा। इसके दफ़ा ये देखिए मेरे पास विंडोज 7 की आईएसओ फाइल मौजूद है, विंडोज 8 की पड़ी है, मेरे पास विंडोज 10 64 बिट इसकी आईएसओ भी मौजूद है। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली, आप लोग माशाल्लाह आईटी के स्टूडेंट्स हैं, अपने जो लैपटॉप की विंडोज़ आप लोग करते होंगे तो उसकी आईएसओ फाइल तो आपने रखी होगी, जिसको यूज़ करते हुए आप यूएसबी को बूटेबल बनाते हैं और फिर आप यूएसबी के ज़रिए डिफरेंट लैपटॉप्स पे विंडो करते हैं। ये वही आईएसओ फाइल है, इस आईएसओ फाइल को आप यूज़ करेंगे और यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, विंडोज़ 10, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 का पाथ दे के सिंपल नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आप इस वर्चुअल मशीन को रन कर देंगे। सेम जिस तरह विंडोज सर्वर इंस्टॉल हुआ, टाइम लगा थोड़ा, इसी तरह आपकी विंडोज़ टाइम लेगी और आपकी वर्चुअल मशीन रेडी हो जाएगी। मशीन को आपने ऑन करना है, सारी सेटिंग्स करनी है। अगेन कौन कौन सी सेटिंग्स करेंगे, एंटीवायरस अगर विंडोज़ 10 है तो बाय डिफ़ॉल्ट डिफेंडर एंटीवायरस होगा, उसको ऑफ कर दें, फायरवॉल ऑफ कर दें, टाइम सेटिंग कर लें, उसका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सेट कर लें, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट ज़रूरी है। जिस तरह सर्वर के ऊपर आपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लगाया, इस तरह क्लाइंट का भी एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होना ज़रूरी है। इसके अलावा जो सर्वर की बेसिकली जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मैंने आपको करने को कहा था, सेम वही सेटिंग्स आपने क्लाइंट मशीन की भी करनी है। मैं अब आपको एक क्लाइंट मशीन दिखाता हूँ। ये एक क्लाइंट मशीन है विंडोज 10, ठीक है। अब ये मेरे पास सर्वर मशीन है विंडोज सर्वर 2016 और ये मेरे पास बच्चों विंडोज 10 मशीन है। ये देखिए, अगर इसकी मैं दिस कंप्यूटर के पीसी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ तो ये देखिए, ये विंडोज 10 एंटरप्राइज एडिशन है। ये मेरे पास विंडोज 10 मशीन है। ये भी वर्चुअल मशीन है मेरी अपनी, जो है वो
होस्ट मशीन ये नहीं है। ओके जी, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेहमान है, ये वर्चुअल मशीन बनाई हुई है। अच्छा जी, इसकी प्रॉपर्टीज में देखें, मैंने इसका नाम सेट कर लिया हुआ है, आपने भी खुद से करना है। क्लाइंट 10 मैंने रखा हुआ है। तो ये देखें, ये बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट पे है। आपने सारी सेटिंग्स करने के बाद जो अब मैं बता रहा हूं ये करना है। करना क्या चाह रहा हूं मैं इस मशीन को अपने सर्वर के साथ ज्वाइन करवा रहा हूं, ताकि ये मशीन सर्वर के साथ लिंक्ड हो जाए, ज्वाइंट हो जाए, और जो यूजर मैंने क्रिएट किए हैं, टॉम, जेरी, टाइगर, वो ये मशीन यूज कर सकें। अभी ये देखें, लेट्स सपोज मैं आपको दिखा देता हूं कि इस टाइम मैंने जो ये मशीन है एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग इन की हुई है। लेट्स सपोज इसको मैं कर देता हूं यहां पे साइन आउट। मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल इसको साइन आउट कर दिया है। तो ये देखें, जैसे ही मशीन मेरी साइन आउट हुई या जैसे ही आपकी क्लाइंट मशीन ऑन होगी, तो आपके पास अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सेट कर लिया होगा तो ये इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब देखिए, मैंने अब लेट्स सपोज मैंने टॉम बना लिया था यूजर सर्वर मशीन पे, जेरी बनाया था, टाइगर बनाया था। अब वो ये इस क्लाइंट मशीन को कैसे यूज करेगा, यानी कि मैंने यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं रखा हुआ। लेट्स सपोज आप स्टूडेंट हैं, आप लैब में जाते हैं, लैब के ऊपर विंडोज 10 मशीन इंस्टॉल्ड है, क्लाइंट मशीन रेडी है, विंडोज भी इंस्टॉल्ड है, बट आपने मशीन ऑन की, एडमिनिस्ट्रेटर का आपके पास पासवर्ड ही नहीं है। आपको जी यूनिवर्सिटी ने बताया था आपने अपना रोल नंबर और अपना पासवर्ड यूज करते हुए क्लाइंट मशीन यूज करनी है, जबकि क्लाइंट मशीन पे तो एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? बिकॉज ये क्लाइंट मशीन इस वक्त इंडिपेंडेंट है, ये वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट पे काम कर रही है। इस चीज को चेंज करने के लिए इस मशीन को हम सर्वर से ज्वाइन करवाएंगे, ताकि ये मशीन वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट से निकलकर डोमेन एनवायरनमेंट में चली जाए। उसके लिए हम इस मशीन को सर्वर से ज्वाइन करवाएंगे।